I will continue the topic that separating the component of a mixture. Okay, separating the components of a mixture. In this topic, we already discussed some techniques. Now, the next is when we want to separate the component of black ink. Okay, the question is arise that is the black ink a single colored substance? Is the black ink a single colored substance? Okay, so the answer of this question, we will perform chromatography. Okay, chromatography क्या है? You can do this activity at your home also with the help of filter paper. Okay, you can take simple filter paper. Otherwise, in lab we will use chromatography paper. Okay, chromatography paper से भी कर सकते हैं आप, घर पे filter paper से भी कर सकते हैं. So for this, take a paper strip and mark a line. Okay, and put ink drop here. Okay, you can put one drop and wait for drying. आप उस पे एक ड्रॉप सूख जाए, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर ड्राई हो जाए, फिर तीसरी ड्रॉप. मतलब हम कुछ इंक को वहां होल्ड कराना चाह रहे हैं. ठीक है, आपने कुछ इंक वहां होल्ड करा दी. आफ्टर दैट टेक अ ग्लासवेयर एंड फिल the water up to this mark. It means below the chemical or ink. जहां आपने इंक रखी हो इससे नीचे, ये जो लाइन पेपर पे ड्रॉ की थी उससे नीचे तक आप उसमें वाटर फिल करें. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ अ रॉड और स्केल यू क्लिप द पेपर. आप क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे. सपोज ये आपने रॉड ली, इसमें आपने फिल्टर पेपर को इस तरह से हैंग कर रखा है और इस पूरे सेटअप को आप इस बीकर के ऊपर रख रहे हैं. तो क्या हो रहा है, ये जो पेपर है ये पूरा डिप हो रहा है वाटर में. ठीक है, दिस इज इंक. कौन सी इंक? ब्लैक इंक. इज द ब्लैक इंक a single colored substance. Okay, so black ink आपने यहाँ ले रखी है. यहाँ पर क्या है, water. Okay, what you will see? Okay, water is absorbed by the filter paper and it rises upward. वाटर क्या होगा, फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब करेगा और वो ऊपर आता जाएगा. मतलब आप देखोगे वाटर का लेवल फिल्टर पेपर पे ऊपर पहुंच रहा है. ठीक है, अलॉन्ग विद द वाटर इट कैरी द इंक कंपोनेंट्स. ये क्या करेगा, इंक के कंपोनेंट भी ऊपर चढ़ेंगे वाटर के साथ में. क्यों? बिकॉज दिस इंक इज वाटर सोल्यूबल. यदि आपने इसे नीचे तक रखा या वाटर को इस तक भरा तो क्या होगा, ये इंक नीचे वाटर में कंटेनर में डिसॉल्व हो जाएगी. तो जो हम पर्पस लेके चल रहे थे, सिर्फ हमें ये देखना है कि जो ब्लैक इंक है वो क्या एक सिंगल कलर है या उसमें और भी कलर्ड सब्सटेंसेस हैं. तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम उस इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे. तो इस मेथड से हम उसे सेपरेट कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है, इंक को कंटेनर के पानी में नहीं डिसॉल्व करना है. ठीक है, सो क्या होगा, एज सुन एज वाटर राइजेस अप इट कैरी द कंपोनेंट्स ऑफ इंक. ओके, so after some time you will see
लाइक दिस। आप देखेंगे जैसे जैसे वाटर, ये पूरा लेवल ऊपर तक जा रहा है ना, वाटर ऊपर तक, मतलब ये फिल्टर पेपर ऊपर तक गीला हो रहा है, वाटर उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, बट ये जो इंक के कंपोनेंट थे वो अलग अलग जगह पर अकुमुलेट होते जा रहे हैं, वो अलग अलग जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जितने आपको पैचेस सेपरेटली दिखेंगे मींस उतने उसमें डाइज हैं, उतने कलर्ड सब्सटेंसेस हैं इस एक सिंगल इंक में। ठीक है, तो इस इंक को बनाया हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइज को मिक्स करके, कलर्स को मिक्स करके, तो हमने इस तरह से सेपरेट किया। अब विच कंपोनेंट गोज हाईएस्ट position? Okay, so those substances which dissolve more or which have more solubility in water, that dyes goes upward. Okay, टॉप पोजीशन पे वो डाई जाएगी जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो जो ज्यादा सॉल्युबल है उसका पैच ऊपर दिखेगा, जो कम सॉल्युबल है उसका पैच नीचे दिखेगा। तो इस तरह से हम उसके मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी, द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी सिंपल सा है। इसकी एप्लीकेशन क्या? फर्स्ट, फाइंड आउट द अडल्टरेशन। हम जो भी कुछ फूड आर्टिकल्स, फूड आइटम्स होते हैं या फूड जो स्पाइसेस होते हैं, उन स्पाइसेस में एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन बना के उसे हम क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो भी उसमें आर्टिफिशियली उन्होंने एडल्ट्रेंट मिलाए होंगे वो सेपरेट दिखेंगे। ठीक है, फिर हम जो पिगमेंट्स होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं किसमें? जो फ्लावर्स में, जो नेचुरल लीफ से, फ्लावर से, फ्रूट से। कुछ पिगमेंट्स हमें मेडिसिन के लिए भी चाहिए होते हैं और रिसर्च के लिए भी चाहिए होते हैं, तो डेफिनेटली हम क्या करें, उसका क्रश कर लें उसको। आप घर पे भी ये कर सकते हैं। आप ये ले लीजिएगा, स्पिनिच ले लीजिएगा, या चलो कोई भी एक फ्लावर ले लीजिएगा, रोज ले लीजिएगा। तो उसके जो पिगमेंट्स है उसको सेपरेट करने के लिए आप कुछ नहीं, आपने एक इंक के ड्रॉप को बार बार एक जगह होल्ड कराया था, आप क्या करेंगे, उस आपने सपोज ये स्पिनिच लिया, पालक लिया, पालक को या के कुछ ले लिया आपने, लीव्स ले लिए, ठीक है, उनको क्रश कर लिया और उसका जो जूस है उसे आप एक जगह पेपर पे होल्ड करते जाइए, फिल्टर पेपर पे। फिर बस कुछ नहीं, जैसा भी आपने सेटअप लगाया था उस हिसाब से उसको अरेंज करिए आप, तो आप देखेंगे उसके पिगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। ओके, उसमें भी मोर देन वन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, सो इट विल सेपरेटेड आउट बाय द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर हम उसमें जो FCI वगैरह होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपने कहीं पर भी चेकिंग होती है तो जो फूड होता है उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पता करनी रहती है, उसकी क्वांटिटेटिव तो शायद इससे नहीं करेंगे, वो क्वालिटेटिवली देखना चाहेंगे। क्वालिटेटिव मीन्स देखना है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, और फिर यदि उनको क्वांटिटेटिवली चेक करना है तो फर्दर वो प्रोसेस करते हैं। तो उन फूड आइटम्स को भी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू वो जज कर सकते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन भी कई बार हम गैस क्रोमेटोग्राफी भी होता है, उससे भी पता करते हैं कि कंपोनेंट्स या पॉल्यूटेंट कितने कितने हैं। ठीक है, एयर में उनको पॉल्यूटेंट्स का चेक करना है तो वो क्रोमेटोग्राफी को भी यूज कर सकते हैं। तो बाय दिस वे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड। नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज टू सेपरेट a mixture of two miscible liquids. टू मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है, उसमें हमने दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करना है। ओके, सो विथ डिस्टिलेशन, with the help of distillation we can separate them. Okay, so what is distillation? The theory of distillation is when two liquids having different boiling point,
So we can separate with the help of distillation, and in distillation we will prepare steam or vapor of one liquid at its boiling point and collected it separately with the other one. Clear? So for this we will take a setup. This is distillation flask and fixed. This is wire gauge. This is burner. Here we fit a thermometer. This is thermometer. ये thermometer है और from this side a delivery tube, long delivery tube with open end. Okay, and here a jacket which has two openings, one from inlet and this is outlet and inlet. Clear? And we will collect a substance in a container. Here, suppose we take water and acetone. Water plus acetone, a mixture of water and acetone. We want to separate both the component. Okay, water and acetone. Okay, acetone having 56 degrees centigrade boiling point of acetone. Okay, and water boils at 100 degree. Clear hai? So lot of difference among both the boiling points. So we can use simple distillation. In your syllabus, two type of distillation, that is first simple distillation and second one is fractional distillation. So this is for simple distillation. In simple distillation, this is mandatory that both the liquids having minimum 25 to 30 degrees centigrade difference in their boiling points. कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे. अदरवाइज यू विल गो फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इफ दे हैव लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस अमंग बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स. सो यहां पर क्या हो रहा है, ये 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. क्लियर? नाउ water ejected from this side and exit from this side. Okay, so this jacket having running water. Okay, this jacket having running water. हम यहां से पानी भेज रहे हैं और यहां से निकलेगा. Okay, what the use of this jacket? This jacket cools the delivery tube. क्या करेगी ये डिलीवरी ट्यूब को कूल करके रखेगा, ठंडा करके रखेगा. ठीक है, होता क्या है, हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया एंड यू हैव क्लियरली सीन द टेम्परेचर इज राइजेस इन थर्मामीटर. ओके, थर्मामीटर में आपने देख रहा टेम्परेचर बढ़ रहा है. आप एक बात ऐसे नोटिस करेंगे कि कहीं तो भी जाके थोड़ी ही देर के लिए थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन होगा. सपोज इस केस में आप देखेंगे 56 के आसपास टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा. फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. क्यों? इसलिए क्योंकि when the temperature reaches up to 56 degrees centigrade, the vapor of acetone rises up and comes to the delivery tube, and here these vapors lower down their temperature because of the cold water
flow in the jacket. So these vapors condenses into the liquid state. तो यहाँ पर क्या होगा, कंडेंस हो जाएंगे. This part of the setup is called condenser. This is condenser. ये क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है, और यहां से आपको एसीटोन लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होता हुआ दिखेगा. ठीक है. फिर जब 56 पे कोई भी एक लिक्विड जब बॉईल होने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है. ठीक है. तो इस टेम्परेचर पे आके एसीटोन की वेपर्स comes from the delivery tube and converted into liquid state and flow into the beaker or container. Okay, so we can collect the acetone in a container and the water is left behind in the distillation flask. This is distillation flask. ठीक है. ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में इकट्ठा छूट जाएगा पानी. तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट अलग हो गए. यू कैन टेक अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट water from the some acid, suppose water from sulfuric acid or water from nitric acid, so or you want to concentrate the acid, it means you want to separate the water amount from the acid, diluted acid. So by this way acid becomes concentrated, so you can use this also. But remember one thing, the criteria for distillation is, simple distillation is, they should have the boiling point difference near about 25 to 30 degrees centigrade. Okay, so which has lower boiling point, that comes faster and collected over here. Okay, so इस तरह से आपने दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. But in case if any substance, any component, in case if components having less than 25 degrees centigrade difference between the boiling point, so in that case you should have a fractionating column. Okay, fractionating column क्या है? Fractionating column is like this. इसमें आप देखेंगे ग्लास की बीड्स रहती हैं. ओके, दिस कॉलम इज फिल्ड विद द ग्लास बीड्स. व्हाई? इसमें ग्लास बीड्स रहेंगी. तो ग्लास बीड्स क्या करेंगी? ग्लास बीड्स क्या करती है? बहुत ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करती है. ओके, दिस फ्रैक्शनेटिंग फ्लास्क इज फिटेड एट द it has thermometer and one outlet for the condenser. Okay, this is condenser. Again it has jacket and here one inlet and one outlet. Okay, in this fractionating flask glass beads are fitted inside the column. What is the role of glass beads? Because glass beads provide the more surface for the condensation of the vapor. Suppose A plus B, both the components are present in the form of mixture. If it has suppose 70 degree centigrade and it has 85 degree centigrade, so first 70 degree centigrade having component means A vaporizes and rises up in the goes to the distillation condenser, है ना. और हम इसे क्या करते हैं, फिर सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे. But when the temperature becomes near about 70, so some of the vapors of B is also rises up. ऐसा नहीं है
कि जब 70 आएगा तभी एक ही वेपर्स बनेगी, उसके पहले से ही वेपोराइज होने, क्योंकि एवोपरेशन आपने देखा हर टेम्परेचर पे होता है. बट along with the A, if some vapors of B is also rises and they contact with the beads and they cools down and condense and fall onto the beaker. जैसे जैसे वो ऊपर उठ रही हैं, आ रही हैं, तो बीड्स क्या कर रही है, उनको बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया प्रोवाइड कर रही हैं. सपोज यहाँ से जो वेपर आ रही है वो क्या करेगी, यहाँ से रास्ता ढूंढते 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 इस तरह से जाएगी, तो क्या होगा, बीड्स के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आएगी और बीड्स का टेम्परेचर तो कम है, तो क्या करेंगे, वो कंडेंस हो जाएंगी और कंडेंस होकर लिक्विड होगा, तो डेफिनेटली ग्रेविटी की वजह से नीचे तो उसे आना ही है, तो बी क्या होगा, वापस से नीचे जाएगा, तो सिर्फ यहाँ अलाउ होगा ए. तो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नेक्स्ट इज हाउ वी कैन सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. You know air is the mixture of gases. Okay. The nitrogen is the main component of air and second goes to oxygen. Okay. So this is the composition of air. Nitrogen is 78%, argon 0.93%, oxygen 21%, near about. So it is 90 to 20.9 something. Na? So it becomes 21%. CO2 is present in 0.04% and rest of the gases, hydrogen, neon, etc. are present in trace amount. Okay, बहुत ही कम है इसमें air में. So the boiling point, we clearly see that all the gases having different boiling point in degree centigrade as well as in Kelvin, I have mentioned here. So they have different boiling point in different vaporization rate also. Okay, so this boiling point shows, see the difference between in these three boiling points, it is less than 25. Difference इनका 25 से कम है, so we should perform or we should prefer the process for separating them, fractional distillation. Okay, by the fractional distillation we can separate the components of air. Okay, so flow chart is this. First we take air and reduces its temperature, means air को आप cool करेंगे and as well as apply high pressure, means उसको compress करेंगे, उसे compress करेंगे, उसे cool करेंगे, so it becomes liquid air. Okay, so distillation के लिए हमें क्या चाहिए, liquid तो चाहिए और हर liquid का आपके पास boiling point है. ठीक है, तो हमें उस लिक्विड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे ही हम उसे सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, सो उसके बाद हमें डिफरेंट गैसेस मिलेंगे. यहां ध्यान से देखेंगे आप, यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो -246 सबसे लो टेम्परेचर है. ठीक है, और इन सब में सबसे हाई टेम्परेचर ये है. ठीक, मीन्स हमने रूम टेम्परेचर से लोअर किया उनका अपना टेम्परेचर. ठीक है, सपोज रूम टेम्परेचर नाउअडेज इट इज 23-24 सपोज. सो हमने क्या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड यदि अभी रूम टेम्परेचर है तो हमें ये माइनस में जाना है, मतलब 23 से हम 0 तक गए और उससे भी नीचे गए, तो डेफिनेटली इस टेम्परेचर पे माइनस में जाके हम उसे कूल कर पा रहे हैं, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इन सबको आप देखिए, ये बहुत जल्दी, यदि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं एयर को कूल करना, लिक्विफाई करना, तो सबसे पहले लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी, क्योंकि 0 के बाद सबसे पहले हम पहुंच रहे हैं -76 पे, फिर और डाउन करने पर वो पहुंचेगा 183, देन 186, 196, अब आप लास्ट में पहुंचेंगे हम -246 पर. ठीक है, तो अब हमारे पास जो लिक्विड आया है उस लिक्विड में अब हम उसे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं, डिस्टिलेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले कौन मिलेगा, बताइए. सबसे पहले
जब हम डाउन से ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम उससे राइज कर, हमने इससे नीचे पहुंचे थे तब तो ये लिक्विड स्टेट में था, अब हम उससे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये मिलेगा नियॉन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑर्गन, देन ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो टेम्परेचर तो बहुत बाद में आएगा, क्योंकि इन सब में से हायर टेम्परेचर ये है, इन सब में से हायर टेम्परेचर ये है। तो अभी आपने इसके पहले एक्सपेरिमेंट देखा था 70 और 85, तो 70 पहले हमको मिल रहा था, तो जिसका लोअर टेम्परेचर होता है वो पहले कंडेंस होगा या वो पहले बाहर निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें ये मिलेगा, उसके बाद ये, फिर ये और लास्ट में CO2 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें इसे एवोपरेट करने का तरीका मिला। इफ यू वांट टू कंडेंस, और आपसे कोई पूछता है कि इस कॉम्पोजिशन को यदि हम कंप्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहले लिक्विफाई कौन होगा, तो जस्ट अपोजिट लिखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले लिक्विफाई CO2 होगी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर नाइट्रोजन और लास्ट में नियॉन होगी, यदि ये कंपोजिशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। लिक्विफिकेशन का जस्ट अपोजिट आप उसमें बॉइलिंग के लिए करेंगे। In the previous activity, I explained that the mixture of gases from the air, how can we separate the different gases? Okay, so on the basis, only on the basis of rising the temperature. Okay, when we rise or warm up the liquid air, so we will get different gases at different temperature. Okay, so practically we can separate the component of air by managing the pressure and temperature both. Okay, so see the diagram, the industrial level having such type of separation with the help of change in temperature and pressure both. Okay, this is the filter, so we get air free from the dust, okay, by the filtration. So when we pass the air with filter paper, through filter, so it not allowed to pass the particles inside the apparatus. Okay, so air in and air under pressure, these are the compressor, और air क्या हो रहा है यहाँ पर compress हो रही है, तो जैसे हम air को compress करते हैं it becomes hot. Okay, temperature is rises when we apply the pressure on air. So hot air comes to this chamber and here we will provide freezing cold water in. Okay, so water is circulated in the pipe, and when the hot air contact with this cold pipe, so it also becomes cold. So cold compressed air goes from this outlet, and here we have a partition, okay, porous partition. Clear? So from here some solid CO2 is also get inside the separator. Okay, so यहाँ पर हमने क्या किया, जो CO2 है सॉलिड के फॉर्म में, उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस, सो वी कैन सेपरेट द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द लिक्विड और रेस्ट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर कम्स फ्रॉम दिस जेट. ओके, दिस इज एक्सपांशन जेट. हम इस जेट से उसे रिलीज करें, मतलब यहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा है, बट इस जेट के बाहर उसका प्रेशर जैसे ही रिलीज होता है तो कुछ लिक्विड फॉर्म में जो गैस थी वो वापस से, जो लिक्विड फॉर्म में थी वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और जिनका लो है वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में रहेंगे. तो हमने एक कंट्रोल वे में उसका प्रेशर रिलीज किया है. एकदम से प्रेशर रिलीज नहीं करते, थोड़ा सा हमने वहां पर प्रेशर रिलीज किया है. सो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. ओके, सो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने से जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जिसका लोअर था वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है. तो लिक्विड ऑक्सीजन हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आउटलेट से हम नाइट्रोजन एंड ऑर्गन को कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर रखा है.
Okay, so by changing the pressure and temperature both, industrially we can separate the component of air. Okay, in previous activity only we use the change in temperature. Okay, next separation technique for how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample. हम impure sample of copper sulfate से कैसे pure copper sulfate को separate करेंगे. Definitely impure copper sulfate having some impurities, okay, and bind up some impurities, so we can dissolve all the impure substance in suitable amount of water. Okay, so those impurities are not soluble in water, they remains undissolved, so we can filter it, and after that हो सकता है कॉपर सल्फेट के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज जो सॉल्युबल है वो भी पानी में डिसॉल्व हो जाएं. ओके, आफ्टर दैट एवोपरेट द वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. हम उसे इतना गर्म करेंगे कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाए. मीन्स उसे पूरा ड्राई नहीं करना है. ड्राई करोगे तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. तो हम क्या करते हैं, उसके सैचुरेशन पॉइंट तक गर्म करते हैं, उसे एवोपरेट करते हैं, फिर उसे फिल्टर कर लेते हैं. फिल्टर करने के बाद उसे हम अनडिस्टर्ब ऐसे ही छोड़ देते हैं कंटेनर में. ओके, सो 2 to 3 hours, after 2 to 3 hours the solution having some particles, it means copper sulfate crystallizes. Okay, so pure copper sulfate crystallizes in the beaker and settle down. ठीक है, तो जो भी ये सोल्यूशन जो बच रहा है उसको हम बोलते हैं मदर लिकर. उसे क्या कहते हैं, मदर लिकर. मीन्स इसमें भी, इस सोल्यूशन में कुछ अभी भी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व फॉर्म में है, बट दे आर नॉट क्रिस्टलाइजेस. बट ओके, और दीज क्रिस्टल्स आर कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट. सो हम इसको वापस से फिल्टर करके ले सकते हैं. ठीक है, तो कॉपर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में हम एवोपरेशन से ज़्यादा सुटेबल टेक्निक मानते हैं क्रिस्टलाइजेशन को, क्योंकि एवोपरेशन में हम क्या करते हैं, उसको कई बार हम ड्राइनेस तक उसको एवोपरेट कर देते हैं. तो हमें ड्राइनेस तक नहीं करना है, उसके पहले ही करना है. तो प्योर सब्सटेंस को सॉलिड के फॉर्म में हम सॉल्यूशन में ही बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ओके, सो वी कैन यूज द डिफरेंट टेक्निक for the separation of different component on the basis of their properties. Okay, now we will study the water purification method or system. Okay, so for the drinking purpose we will separate the water in pure form. So purification of water, दिस इज रिजर्वायर ऑफ वाटर, मीन्स यहाँ हमने पानी कलेक्ट कर रखा है, उसे हम एक टैंक में भेजते हैं जहाँ की सेडिमेंटेशन टैंक कहलाता है. इन दिस टैंक द सॉलिड्स टू बी सेटल्ड. ओके, जो भी सॉलिड्स इसमें आ रहे हैं, क्ले पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं, वो यहाँ जाके सेटल हो जाएंगे. एंड आफ्टर दिस द वाटर कम्स टू द लोडिंग टैंक. ओके, हियर ऑल्सो टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. और अभी भी जो इम्प्योरिटीज यहाँ बच जाती हैं, यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं लोडिंग टैंक में. क्लियर? एंड आफ्टर दैट वाटर कम्स टू दिस चैम्बर. दिस इज फिल्ट्रेशन टैंक, फिल्ट्रेशन चैम्बर और फिल्ट्रेशन टैंक. हियर 3 layers सेपरेटली filled made by fine sand, gravels and coarse gravels. ओके, सो 3 तरह की हमने यहाँ पर लेयर बना रखी हैं. सबसे पहले हम नीचे कोर्स ग्रेवल्स रखेंगे, उसके ऊपर ग्रेवल्स रहेंगे, और उसके ऊपर फाइन सैंड, मतलब सबसे बड़े वाले पार्टिकल्स, उससे छोटे, और सबसे छोटे पार्टिकल्स यहाँ हम रखते हैं. तो वाटर यहाँ से आता है और इनमें से फिल्टर होने स्टार्ट हो जाता है. और उसके बाद फिर हम इसे यहाँ से, वैसे ये आउटलेट यहाँ नीचे होना चाहिए, इससे हम क्लोरीनेशन चैम्बर में भेजते हैं. क्लोरीनेटिंग जो चैम्बर है उसमें हम वाटर को क्लोरीनेशन करते हैं, मतलब क्लोरीन से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ उसमें से किल हो जाते हैं. मतलब हमारा जो वाटर अब हमारे होम तक सप्लाई किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, वो फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया.
ओके, सो ये इस मेथड से हम वाटर को प्योर करते हैं। तो ये भी तो एक तरह से सेपरेशन टेक्निक हुई। क्लियर है?